अवतार द लेजेंड एपिसोड 296। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं तक्ष को अपने सामने खड़ा देख रुद्र दूल्हे की पोशाक में हैरान भरी नजरों से उसे पूछता है, रुद्र तुम कब आए तक्ष? तक्षराज मुस्कुराते हुए, कल रात ही मैं यहाँ पहुंचा राजकुमार। मैं जब यहाँ पहुंचा तो मैं तो पूरा हक्का बक्का हो गया कि आज कोई पर्व है क्या। पर बाद में मुझे पता चला कि बात तो कुछ और है, आज हमारे राजकुमार की शादी है। ये सुनते ही रुद्र तक्ष से कुछ पूछता, अचानक कुछ लड़के रुद्र को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। सभी लड़के बातें तो होती ही रहेगी राजकुमार, चलिए हमारे साथ। रात का समय। महल की सभी रस्में पूरी होने के बाद नंदिनी और महल की सभी दासी भवानी को एक शानदार दुल्हन का जोड़ा पहनाती हैं, जिसे राजस्थानी गहनों और बेहतरीन रेशमी साड़ी से सजाया गया है, जो नई रानी के रूप में उसकी स्थिति के अनुरूप है। वे उसे धीरे से रुद्र के कमरे में ले जाती हैं, जो सुगंधित फूलों और चमकती लालटेनों से खूबसूरती से सजा हुआ है। चमेली और गुलाब की पंखुड़ियों की मालाओं से सजा हुआ बिस्तर कमरे का केंद्र बिंदु बन जाता है। भवानी बिस्तर पर बैठी है, उसका दिल प्रत्याशा और शर्म से धड़क रहा है, जबकि नंदिनी और सभी दासी चुपचाप चली जाती हैं, अपने पीछे दरवाजा बंद करके उसे उस पल की अंतरंगता में रुद्र की प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ देती हैं। कुछ देर बाद कुछ लड़के रुद्र को उस कमरे में ले जाते हैं और कमरे को बाहर से बंद कर देते हैं। ये देखकर रुद्र को थोड़ा गुस्सा आता है। बाद में वह अपने पीछे देखता है, जहां उसे भवानी एक खूबसूरत साड़ी पहनी चेहरे को छुपाती हुई बिस्तर पर बैठी हुई मिलती है। ये देखकर रुद्र घिरे घिरे उनके पास जाते हैं। कुछ देर के मौन रहने के बाद वो एक गहरी सांस के साथ भवानी से कहते हैं, रुद्र ये हमारे जीवन की पहली रात्रि है जब पिताश्री और माँ के अलावा कोई और हमारे कमरे में मौजूद है। हम जानते हैं कि इस रात्रि के लिए आपके कई सारे स्वप्न होंगे, पर रुद्र भवानी की ओर देखकर कहता है, रुद्र पर हम इसके लिए अभी तैयार नहीं हैं। हमने जरूर आपसे विवाह किया है, पर हम आपसे प्रेम नहीं करते। हम बिना किसी से प्रेम या लगाव रखे उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। इसलिए जब तक हमारे हृदय में आपके लिए वो प्रेम नहीं जागता, हम जमीन पर सोएंगे। और आप। ये सुनते ही भवानी रुद्र को बीच में ही टोक कर कहती है, भवानी ये आप क्या कह रहे हैं कुमार? आप इस साम्राज्य के होने वाले राजा हैं, आप ऊपर आकर सो जाए, मैं नीचे सो जाती हूँ। ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों से भवानी की ओर देखने लगता है। तभी भवानी कहती है, भवानी और जहां तक प्रेम की बात है, हम भी नहीं चाहते कि आप बिना प्रेम के हमारे पास आएं। इसलिए आप यहाँ आकर सो जाए, हम नीचे सो जाएंगे। ये कहकर भवानी बिना कोई समय बिताए अपने हाथ में एक चादर और तकिया लिए बिस्तर से उठ जाती है। ये देखकर रुद्र भवानी से और कुछ न कहकर वो भी बिस्तर के ऊपर जाकर सो जाता है। वहां भवानी फर्श पर चादर बिछाकर बिस्तर के ठीक सामने उस पर सोने लगती है। उसके सिर के नीचे तकिया होता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि भवानी रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हरिरामपुर। रात का समय। जगह, सरपंच जी का घर। वहां ध्रुवा घर के अंदर आकर एक खाट पर बैठ जाता है, जहां उसे देखकर रीमा देवी आती हैं और मात्र प्रेम भाव से ध्रुवा के माथे से पसीना पोंछती हैं। रीमा देवी मात्र भाव से, मेरा प्यारा बेटा दिन भर कितना काम करता है। काम करते करते कितना दुबला पतला हो गया है मेरा बेटा। ध्रुवा मुस्कुराते हुए, मैं कब से दुबला पतला होने लगा मां, लगता है आप कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में सोच रही हो। ये सुनकर रीमा देवी मुस्कुराती हुई ध्रुवा के सिर की मालिश करने लगती है। कुछ देर बाद, ध्रुवा माँ बाबा अब कैसे हैं? रीमा देवी गहरी सांस के साथ, वेद जी द्वारा दी गई दवा लेने के बाद अब वो थोड़े बेहतर हो गए हैं। ये सुनकर ध्रुवा उस कमरे में जाता है जहां सरपंच जी अपने बिस्तर पर सो रहे थे। ध्रुवा जैसे ही अंदर आता है, बिना आंख खोले सरपंच जी कहते हैं, रामलाल कृष्णा तुम आ गए। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ जाता है और उनसे कहता है, ध्रुवा हाँ बाबा।
रामलाल घिरे से अपने आंखों के पलके उठाए। मैंने सुना आज तुमने बाहर से आए हुए कुछ लड़कों को अकेले ही हरा दिया। ध्रुवा मुस्कुराते हुए हाँ बाबा। ये सुनकर सरपंच जी एक गहरी सांस के साथ ध्रुवा से कहते हैं, रामलाल पता है कृष्णा तुम बहुत शक्तिशाली हो। ऐसा लगता है कि तुम किसी राज्य के राजकुमार या फिर राजा थे, इसीलिए तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें मारने के लिए योजना की होगी। जिसके बाद वो सफल तो हो गए होंगे, पर वो ये नहीं जानते होंगे कि तुम अब भी जिंदा हो। ये सुनकर ध्रुवा आगे कुछ कहता, तभी कमरे में अनन्या अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटी लिए आती है, जिसे देखकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से उन्हें देखकर कहता है, ध्रुवा अनन्या जी आप यहाँ। अनन्या ये सुनकर कुछ कहती सरपंच जी ध्रुवा से कहते हैं, रामलाल वह सुबह से ही यहाँ है, सुबह से ही तुम्हारी माँ की घर के काम में मदद कर रही है। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा धन्यवाद अनन्या जी। अनन्या मुस्कुराती हुई, इसमें धन्यवाद कहने की क्या बात है। मेरे रहते हुए चाची को काम करना पड़े ये भला कभी हो सकता है। ये कहकर अनन्या अपने जड़ी बूटियों से भरे पोटली को पकड़े उन्हें कहती है, अनन्या ठीक है चाचा जी मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर वो वहां से जा ही रही थी कि तभी सरपंच जी अनन्या से कहते हैं, रामलाल रात बहुत ही गई है, बेटी अकेले जाना ठीक नहीं होगा, कृष्णा तुम्हें घर छोड़ देगा। है ना कृष्णा। ध्रुवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हाँ हाँ क्यों नहीं। इसके बाद ध्रुवा अनन्या के साथ जा ही रहा था कि तभी वो सरपंच जी के पास जाकर उन्हें कहता है, ध्रुवा वैसे बाबा मुझे आपसे कुछ कहना था। रामलाल हाँ कहो। ध्रुवा वो कल चंद्रपुर राज्य में एक बड़ा आयोजन है, तो ब्रह्मा भैया ने मुझे उनके साथ जाने के लिए कहा है, तो क्या मैं। रामलाल हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम जाओ घूम के आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ध्रुवा मुस्कुराते हुए ठीक है बाबा। रामलाल पर याद रहे परसों तक लौट आना ठीक है। ध्रुवा ठीक है बाबा। जगह गांव की सुनसान सड़कें। वहां ध्रुवा और अनन्या अकेले सड़क पर चलते हुए जा रहे थे। तभी ध्रुवा पूछता है, ध्रुवा तो वेद जी कब तक घर लौटेंगे। अनन्या वो अभी चंद्रपुर राज्य गए हैं, कह रहे थे कि किसी युद्ध में एक बड़े योद्धा को गहरी चोट लगी है, तो उसके लिए उन्होंने जाना पड़ा होगा, तो कल परसों तक वो वापस लौट आएंगे। ये सुनने के बाद ध्रुवा मुस्कुराते हुए कहता है, ध्रुवा सच कहूं अनन्या जी मुझे ये लड़ाई वड़ाई में कोई रुचि नहीं है, मुझे तो लगता है कि आखिर लड़ाई करना ही क्यों है। अनन्या मुस्कुराती हुई हाँ हाँ जैसे आज तुम उन गांव वालों से लड़ रहे थे। ध्रुवा मुस्कुराकर अपने सिर के पीछे के भाग को खुजाते हुए, अरे ऐसा कुछ नहीं है अनन्या जी, गलती उनकी थी, उन्होंने ही मुझे चुनौती दिया था, मेरा मन नहीं था उनसे लड़ने का। ये कहते हुए वो एक गहरी सांस के साथ कहता है, ध्रुवा पता नहीं वो लोग कैसे होते होंगे जो युद्ध लड़ने जाते हैं, हजारों की संख्या में आई हुई सेना के साथ लड़ना पड़ता होगा, जिसमें अनगिनत लोग मरते हैं, जहां योद्धा को भी चोट लगती होगी। ना बाबा ना, मैं तो ऐसे युद्ध में कभी जाऊंगा ही नहीं जहां मेरे जान का खतरा हो। मैं तो एक चींटी को भी नहीं मार सकता। जैसे ही ध्रुवा और अनन्या आगे बढ़े, अनौपचारिक बातचीत में उलझे माहौल अचानक बदल गया। पास की झाड़ियों से कई आकृतियां बाहर निकली, जिन्होंने अपने चेहरे पर भयानक राक्षसी मुखौटे पहने हुए थे। उनके अचानक प्रकट होने से अनन्या चौंक गई, उसकी दिल तेजी से धड़कने लगी और डर ने उसे जकड़ लिया। नकाबपोशों में से एक दुर्भाग्य से ध्रुवा के थोड़ा ज्यादा नजदीक आ जाता है, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट या नजर डाले ध्रुवा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस आदमी का गला पकड़ लिया। उसने उस आदमी को बिना किसी प्रयास के हवा में उठा लिया, अपनी अपार शक्ति और नियंत्रण का प्रदर्शन किया। अनन्या ध्रुवा की शक्ति और उनके आसपास के खतरे को देख रही थी। अचानक वो स्थिति में आए तीव्र बदलाव से घबराकर डर के मारे जम गई। अवतार द लेजेंड एपिसोड 297 महाशक्तिशाली। कहानी अब आगे। हरिरामपुर, रात का समय। जगह सुनसान सड़क।
कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा ने उस नकाबपोश की गर्दन इतनी जोर से पकड़ी कि उसे देखकर उसके सभी साथी डर गए। वो शख्स दर्द से कराह रहा था, जिसे देखकर उनमें से एक शख्स जल्दी से अपने चेहरे पर से मुखौटा खोलकर ध्रुवा के सामने आकर उसे कहता है, ब्रह्मा डरते हुए, कृष्णा उसे छोड़ दो, मैं ब्रह्मा हूँ, हम सब बस मजाक कर रहे थे। ये सुनकर अनन्या राहत की सांस लेती है, लेकिन वहां ध्रुवा पूरे गुस्से में लड़के की गर्दन पकड़े खड़ा होता है। ये देखने की बाद वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं और अपने अपने चेहरे पर लगे मुखौटे को उतारकर हैरान भरी नजरों से ध्रुवा की ओर देखने लगते हैं। तभी ब्रह्मा पूरी तरह से डर जाता है और कहता है, ब्रह्मा होश में आओ, कृष्णा उसे छोड़ दो, गलती मेरी है। तभी ब्रह्मा के बार बार ध्रुवा से ये कहने से अचानक ध्रुवा होश में आ जाता है और उस लड़के को छोड़ देता है, जिसके कारण वो लड़का घुटनों के बाल नीचे गिर जाता है। वो लड़का अपने चेहरे पर से मुखौटे को हटाकर जोर जोर से सांस लेने लगता है। ये देखकर ध्रुवा वहां खड़े सभी लोगों को देखने लगता है। तभी ध्रुवा अनन्या की ओर देखता है, जो कि ध्रुवा के इस बर्ताव को देखकर डर चुकी थी। ये देखकर ध्रुवा सभी से कहता है, ध्रुवा क्षमा करें, मैं होश में नहीं था। ब्रह्मा ध्रुवा की ओर देखकर, क्षमा मत मांगो कृष्णा, गलती मेरी ही थी। तभी वो लड़का राहत भरी सांस लेकर कहता है, बोलू ब्रह्मा भैया के मजाक के चक्कर में आज कृष्णा भैया के हाथों मेरा मरना तय था। कुछ देर बाद वहां एक पेड़ के नीचे ध्रुवा भोलू को एक गिलास में पानी पिलाते हुए कहता है, ध्रुवा अब कैसा लग रहा है? भोलू, अब जाकर अच्छे से मैं सांस ले पा रहा हूँ, वरना उस समय ऐसा लग रहा था मानो आज मेरा मरना तय है। तभी अनन्या, जो कि वहां पास ही खड़ी थी, वो अपने जड़ी बूटियों से भरे पोटली में से कुछ फूल निकालकर भोलू को देती हुई कहती है, अनन्या ये लो भोलू, ये फूल को जाते वक्त खाते हुए जाना, गर्दन का दर्द खत्म हो जाएगा। भोलू फूल को लेते हुए, धन्यवाद दीदी। तभी ये देखकर ब्रह्मा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ब्रह्मा अनन्या, तुम कभी चंद्रपुर गई हो? अनन्या, हाँ गई थी ना, जब मैं 5 साल की थी। बाबा मुझे राजकुमार के जन्मदिन में ले गए थे। ब्रह्मा, उसके बाद कभी नहीं? अनन्या, नहीं कभी नहीं, क्यों, क्या हुए? ये सुनकर ब्रह्मा मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रह्मा क्यों ना अनन्या, तुम हमारे साथ चलो। ये सुनकर ध्रुवा को अंदर से खुशी होती है, लेकिन वह अपनी खुशी बाहर न दिखाते हुए कहता है, ध्रुवा ये क्या बोल रहे हो भैया? अनन्या जी भला हमारे साथ क्यों जाएंगे? अनन्या मन ही मन कुछ सोचने के बाद, अनन्या ऐसी कोई बात नहीं है कृष्णा, वैसे बात तो सही है। चंद्रपुर गए हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं, आप सबके साथ जाऊंगी तो बाबा के साथ लौट आऊंगी। ब्रह्मा, मैं यही तो बोलने वाला था तुम्हें, तो ठीक है, तुम अपने जरूरी की चीजों को लाओ, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है? इसके बाद सभी अनन्या के घर पहुंचते हैं, जहां अनन्या अपने घर जाकर अपने जरूरत का सारा सामान एक पोटली में भर्ती करने में लग जाती है। वहां बाहर ध्रुवा ब्रह्मा के पास रखे मुखौटे को देखकर उसे पूछता है, ध्रुवा भैया, ये मुखौटे का क्या चक्कर है? ब्रह्मा अपने हाथ में उस मुखौटे को पकड़े, हाँ हाँ, मैं तुम्हें ये कहना भूल ही गया था। चंद्रपुर राज्य का एक नियम है कि जब भी किसी राजा या फिर राजकुमार के विवाह के बाद का समारोह होगा, आसपास से आने वाले गांव वाले अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर आएंगे। कहते हैं इस नियम को न मानने पर कड़ा दंड दिया जाता है। ध्रुवा नाराज होकर, ये क्या बात हुई? ऐसी छोटी बातों के लिए कोई किसी को दंड देता है क्या? ब्रह्मा मुस्कुराते हुए, ये एक नियम है कृष्णा, कई सालों से हम सब इस नियम को मानते हैं और मानते रहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे लिए हमारे राजा को कुछ हो, आखिरकार हम उनके लिए ही तो आज आजादी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना। ध्रुवा हैरान भरी नजरों से आजादी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं मतलब? ब्रह्मा, आज से कई सालों पहले काशी महादेव नाम का एक राजा आया था, उसने चंद्रपुर पे हमला किया।
उस समय लोग ये सोच रहे थे कि अब चंद्रपुर राज्य का ध्वंस होना तय है। अगर चंद्रपुर राज्य ध्वंस हुआ तो हम भी उसके रास्ते के आगे आकर मारे जाते। पर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से पर ब्रह्मा शान से अपने छाती को चौड़ा करते हुए पर तब सामने आया हमारा रक्षक महाशक्तिशाली महाकाल, जिन्होंने अपनी शक्ति से अकेले काशी महादेव और उनकी पूरी सेना को हरा दिया और चंद्रपुर जीत गया। वो दिन और आज का दिन है। चंद्रपुर साम्राज्य एक भी युद्ध नहीं हारा है। ध्रुवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए, क्या वो इतने ताकतवर हैं? ब्रह्मा ताकतवर? वो महाशक्तिशाली हैं कृष्णा, मैं क्या तुम जैसे 100 भी उनके आगे कुछ नहीं है। स्वयं महादेव का अंश जीतना शक्ति है उनके पास। ये सुनकर ध्रुवा मन ही मन हंसते हुए सोचता है, ध्रुवा क्या फेंक रहे हैं ब्रह्मा भैया, क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है जो अकेले एक सेना को हरा दे? सुनी सुनाई बातों को सच मान बैठे हैं ब्रह्मा भैया। ध्रुवा मुस्कुराते हुए ब्रह्मा से कुछ कहता, तभी अनन्या अपने हाथ में एक पोटली पकड़े उनके पास पहुंचकर कहती है, अनन्या तो चलें। ये सुनकर ब्रह्मा और ध्रुवा का ध्यान अनन्या की ओर पड़ता है। इसके बाद ब्रह्मा, ध्रुवा, अनन्या और साथ में करीब 5 लड़के मिलकर चंद्रपुर राज्य की ओर जाने लगते हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 298। घर। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय। जगह राजमहल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रुद्र अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। तभी अचानक मंदिर से घंटी की आवाज आती है, जिससे रुद्र की नींद टूट जाती है। जगह महल का मंदिर कक्ष। वहां सुबह का सूरज महल को एक नर्म सुनहरी चमक में नहला रहा था जब नंदिनी और भवानी मंदिर में खड़ी थी। अपनी साधारण सफेद विधवा की साड़ी पहने हुए नंदिनी ने प्रार्थना करते हुए शांति बिखेरी। नई रानी भवानी ने अपने शाही दर्जे के अनुरूप एक शानदार साड़ी पहनी हुई थी। पवित्र स्थान पर उनकी उपस्थिति प्रभावशाली लेकिन विनम्र थी। मंदिर का वातावरण धूप की कोमल सुगंध और रेशम की सरसराहट की आवाज से भर गया था, क्योंकि दासियां उनके बगल में खड़ी होकर पूजा की तैयारियों में उनकी मदद कर रही थीं। पवित्र दीप जलाने और देवताओं को फूल चढ़ाने के बाद भवानी ने ध्यान से पूजा की थाली उठाई और उसे अपने हाथों में संतुलित किया। थाली प्रसाद से जगमगा रही थी। फूल, कुमकुम और एक चमकता हुआ दिया। शांत दृढ़ संकल्प के साथ भवानी दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके कदम धीमे लेकिन उद्देश्यपूर्ण थे। दासियां उसके पीछे पीछे महाराज वीरेंद्र के कक्ष की ओर जाने लगती हैं। वो सभी वहां पहुंचकर देखते हैं कि कमरे में सेनापति भानुराज, महामंत्री रवि प्रजापति और महाराज वीरेंद्र मिलकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी भवानी बाहर ही खड़ी होकर अपने सिर झुकाए कहती है, भवानी पिताश्री, क्या हम? उन्हें देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। तभी महाराज वीरेंद्र उनकी ओर देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, अरे बहू आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। ये सुनकर भवानी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए उस कमरे के अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद भवानी सभी को अपने थाली में रखे प्रसाद खिलाती है। तभी महामंत्री रवि प्रजापति मुस्कुराते हुए कहते हैं, रवि प्रजापति, सुबह सुबह हमारे रानी के हाथों से प्रसाद पाकर मन आनंद से भर गया। महाराज, लगता है आज से चंद्रपुर साम्राज्य के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। सेनापति भानुराज मुस्कुराते हुए, होगा क्यों नहीं, जब स्वयं लक्ष्मी देवी हमारे साम्राज्य की बहू बनी है। तभी रुद्र अपने सही पोशाक पहने वहां पहुंचता है। वो वहां भवानी को देखकर हैरान भरी नजरों से सोचता है। रुद्र सोचते हुए, ये यहाँ इतने सुबह सुबह। रुद्र को कमरे के बाहर खड़ा देख महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, रुद्र बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, हमारी बहू ने आते ही पूजा पाठ शुरू कर दिया है, आओ और प्रसाद ले लो, आओ। ये सुनकर रुद्र कमरे में प्रवेश करता है, जिसके बाद रुद्र प्रसाद के लिए भवानी की ओर अपनी हथेली बढ़ाता है। ये होता देख भवानी थोड़ा शर्माते हुए रुद्र की हथेली में प्रसाद दे देती है। इसके बाद भवानी उन सभी से अनुमति लेकर वहां से अपने दासियों के साथ जाने लगती है।
उनके जाने के बाद सेनापति भानुराज अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे कहते हैं, सेनापति भानुराज जो भी कहिए महाराज, कई दिनों बाद हमारी असली रानी के हाथों प्रसाद पाकर अच्छा लगा। ये सुनकर रुद्र थोड़ा नाराज होकर उन्हें कहता है, रुद्र असली रानी मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? ये सुनकर सेनापति भानुराज थोड़े डर जाते हैं, जिसे देखकर महाराज वीरेंद्र कुछ कहते तभी महामंत्री रवि प्रजापति रुद्र से मुस्कुराते हुए कहते हैं, रवि प्रजापति आप बेकार में नाराज हो रहे हैं, राजकुमार सेनापति भानुराज के कहने के मतलब था। रवि प्रजापति आगे कुछ कहते महाराज वीरेंद्र रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र वे बात छोड़ो, रुद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आज की तैयारी में रहना चाहिए, आज पूरे राज्य में भोजन समारोह है, तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। सेनापति भानुराज जी बिल्कुल महाराज, उसके लिए मेरा बेटा सुबह से लगा हुआ है। महाराज वीरेंद्र खुश होकर क्या बात कर रहे हो भानु? ये सुनकर रुद्र सेनापति भानुराज से कहता है, रुद्र वैसे तक्ष इतने समय से गया कहाँ था, उसने बताया नहीं। महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए सेनापति भानुराज की ओर देखकर, हाँ तुमने बताया नहीं, वो इतने महीनों से कहाँ था? सेनापति भानुराज थोड़े घबराते हुए, कौन तक्ष? वो हमारे साम्राज्य की ओर से व्यवसाय की बात करने अरब साम्राज्य की ओर गया था, क्यों क्या हुआ? रुद्र हैरान भरी नजरों से, पर उसने तो लिखा था कि वो कोई पास वाले राज्य गया है। सेनापति भानुराज हाँ, पर उसने सोचा कि अगर गुजरा भूमि में आ ही गया है तो लगे हाथों अरब भी घूम दिया जाए। रुद्र ये सुनकर हैरान भरी नजरों से सेनापति भानुराज से पूछता है, रुद्र अगर तक्ष को अरब जाना ही था तो उसने हमें सूचित क्यों नहीं किया? ये सुन सेनापति भानुराज अंदर से पूरी तरह से डर जाते हैं, जिस देखकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र अरे बाबा याद नहीं होगा उसे, वैसे भी वो बाहर इतना काम करता है कि उसे समय कहाँ मिलता है हमें सूचना देने की। देखो रुद्र, आज के इस बड़े दिन में तुम इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता मत करो, जाओ रात की तैयारी करो जाओ। ये सुनकर रुद्र आगे कुछ कहता तभी सेनापति भानुराज महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज ठीक है महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, समारोह के लिए लोग आ चुके हैं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र भी हैरान भरी नजरों से सेनापति भानुराज की ओर देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र ठीक है जाओ। इसके बाद सेनापति भानुराज थोड़े डरे हुए भाव से वहां से जाने लगते हैं। जगह चंद्रपुर राज्य के पास वाला जंगल। वहां एक जंगल में ब्रह्मा, ध्रुवा, अनन्या और उनके साथ आए हुए लड़के रसोई करके अपने अपने पत्तों से बने थाली में खाना खाने के बाद वहां से निकलते हैं। तभी रास्ते में ध्रुवा ब्रह्मा से पूछता है, ध्रुवा ब्रह्मा भैया क्या वहां दूसरे गांव के लोग भी इस तरह का मुखौटा पहनकर घूम रहे होंगे? ब्रह्मा हाँ, अन्य गांव के लोग भी वहां होंगे और उनके पास हमसे अलग मुखौटे होंगे जो उनके गांव का प्रतीक है। ध्रुवा ओहो। कुछ देर बाद ऐसे आगे बढ़ते हुए, ध्रुवा ब्रह्मा भैया हमारे राजकुमार कैसे इंसान हैं? मतलब क्या वो एक अच्छे इंसान हैं? ब्रह्मा कौन? राजकुमार रुद्र अरे वो तो बहुत ही अच्छे हैं, एक दयालु योद्धा, पराक्रमी और एक अच्छे इंसान हैं वो। लोग कह रहे हैं कि आगे के महीनों में राजकुमार रुद्र हमारे नए महाराज बनेंगे। ये सुनने के बाद ध्रुवा अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे ब्रह्मा से कहता है, ध्रुवा क्या भाग्य पाया है उन्होंने, एक राजकुमार का जीवन सच में सुखदायक होता होगा है ना? ब्रह्मा मुस्कुराते हुए हाँ, राजमहल में रहना, अच्छा खाना खाना, हर वो चीज जो चाहिए समय में मिल जाना, ऐसा भाग्य तभी मिलता है जब पिछले जन्म में आपने कोई अच्छे काम किए हो। तभी सामने से एक लड़का मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, रामू हम पहुंच गए भैया। ये सुनकर ध्रुवा अपने सामने की ओर देखता है, जहां दूर से चंद्रपुर को देखकर उसके मुख से अचानक से एक शब्द निकलता है, ध्रुवा घर। अवतार द लेजेंड एपिसोड 299। रात की तैयारी। कहानी अब आगे। 45 महीने पहले सहारिश्तान सल्तनत।
शाम का समय, जगह, नबी मोहम्मद का घर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तक्ष नबी मोहम्मद के दिए हुए कमरे में बैठकर शीशियों में कुछ नीले रंग का तरल पदार्थ बना रहा था। तभी तक्ष खिड़की से दूर सूरज को डूबता देख अपना काम बीच में ही छोड़कर घर की छत की ओर जाने लगता है। वो सामने के दूर पहाड़ की ओर देखकर बड़बड़ाता हुआ कहता है, तक्षराज, कुल 3 महीने बीत गए, अब तक श्याम कबूतर मेरा पत्र देव को देकर लौट रहा होगा, मेरे हिसाब से वो अभी यहाँ आ ही रहा होगा। तक्ष उसी ओर देख रहा था कि अचानक एक नीले काले रंग का कबूतर श्यामा अपने पैरों में एक पत्र पकड़े उस ओर से आता है और तक्ष के ठीक सामने आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है। ये देखकर वो खुश होकर कहता है, तक्षराज, मुझे पता था मित्र तुम जरूर आओगे। ये कहकर वो उस कबूतर के पैरों में फंसे एक छोटे से चिट्ठी पत्र को पढ़ने लगता है। चिट्ठी पत्र। तक्ष, आशा करता हूँ तुम अब तक जिंदा होगे। यहाँ परिस्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। राजकुमार रुद्र को पता चल चुका है कि तुम गुजरा भूमि नहीं बल्कि किसी और देश गए हो, इसीलिए उसने कुछ सैनिकों को तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए आदेश दिया है। उन सैनिकों में से मैं भी हूँ। इसीलिए तुम्हें ये सूचित कर रहा हूं कि जब तुम यहाँ आओ तो अपने साथ रुद्र के प्रश्नों के जवाब भी सोचकर आना। दिन पर दिन रुद्र और भी चालाक और शातिर होते जा रहा है। इसके बाद तुम खुद समझ जाओ। चिट्ठी पत्र समाप्त। ये पढ़कर तक्ष मुस्कुराते हुए सोचता है, तक्षराज, तो ये बात है, हाँ, रुद्र मेरे ऊपर जासूसी कर रहा है। शायद तुम बड़े हो रहे हो रुद्र, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना दिमाग लगाना है लगाओ, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम कितने चालाक हो। ये कहकर वो हंसते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगता है। वर्तमान समय, चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय, जगह, सेनापति भानुराज का कमरा। वहां तक्ष कमरे के सोफे पर लेटकर सेब खा रहा था। तभी वहां चिंतित भाव से चलते हुए सेनापति भानुराज उस कमरे के भीतर प्रवेश करते हैं और अपने कवच को उतारकर गुस्से में सांस लेते हुए कहते हैं, भानुराज, तुम्हारी वजह से आज मैं मरते मरते बचा। तक्ष ये सुनकर तक्ष उठकर बैठ जाता है और कहता है, तक्षराज, क्या हुआ पिताश्री? भानुराज, क्या हुआ? पूछो, क्या नहीं हुआ? रुद्र ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा कि तुम इतने महीनों से कहाँ थे। वहां महामंत्री और महाराज दोनों मौजूद थे। बड़े मुश्किल से मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके बाद वो डरते हुए कहते हैं, भानुराज, उस समय रुद्र को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने उसके सवालों के जवाब न दिए होते तो वो मुझे वहीं मार देता। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, तक्षराज, तो उत्तर में आपने वही कहा ना जो मैंने आपसे कहने के लिए कहा था। भानुराज, हाँ, पर मुझे लगता नहीं कि वो इस उत्तर से संतुष्ट होने वाला है। वो जरूर फिर से ये पता करके ही रहेगा कि तुम आखिर अरब गए तो गए क्यों थे। तक्षराज मुस्कुराते हुए, उसके लिए चिंता मत करिए पिताश्री, आज रात रुद्र का भी इलाज हो जाएगा। भानुराज हैरान भरी नजरों से, मतलब आज रात क्या होने वाला है? तक्षराज खिड़की से बाहर खड़े एक हाथी की ओर देखकर कहता है, तक्षराज, वो तो आपको रात में ही पता चलेगा। जगह, राज्य का दृश्य। वहां भव्य विवाह भोज की तैयारियों की चहल पहल से भरा हुआ था। महल के सामने खुले मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाने में मजदूर व्यस्त थे। चमकीले रंग के कपड़े हवा में लहराते हुए ऊपर उठाए जा रहे थे, जबकि हथौड़े की आवाज हवा में गूंज रही थी। माहौल उत्सवी था। हर कोई रात के जश्न के लिए सब कुछ ठीक से सुनिश्चित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। तंबू से कुछ ही दूरी पर पड़ोसी क्षेत्रों से आए ग्रामीणों का एक समूह अपने चेहरे पारंपरिक मुखौटों के पीछे छिपाए हुए अपनी गाड़ियों से विभिन्न सामान उतार रहे थे। इस बीच ध्रुवा, ब्रह्मा, अनन्या और उनके साथ आए हुए सभी लड़के अपने अपने चेहरे पर मुखौटा पहने थे। वहां ध्रुवा उन सजावट को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फूलों की माला, रंग बिरंगे बैनर और करीने से व्यवस्थित बैठने की जगह ने उसे खुशी और उत्साह से भर दिया। उत्सव की चमक पृष्ठभूमि में राजसी ढंग से खड़े महल की भव्यता के साथ मिलकर सब कुछ जादुई लग रहा था।
जैसे जैसे ध्रुवा की नजरें चारों ओर घूम रही थीं, हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देख रही थीं। तभी ध्रुवा ब्रह्मा से कहता है। ध्रुवा चेहरे पर मुस्कान, वाकई में ये कोई स्वर्ग से कम नहीं है, काश हमारा गांव भी ऐसा सुंदर होता तो मजा ही आ जाता। ब्रह्मा मुस्कुराते हुए, मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद वो सभी ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ध्रुवा की नजर पास में ही एक मिठाई की दुकान पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके सिर में हल्का सा दर्द होने लगता है और एक दृश्य सामने आता है जहां एक बच्चे के हाथ बांध दिए गए हैं और उसे घुटनों के बल बैठा दिया गया है। तभी वो आगे कुछ सोचता ब्रह्मा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है। ब्रह्मा, याद रखना कृष्णा, चाहे कुछ भी हो जाए मुखौटे को अपने चेहरे पर से हटाना नहीं है, वरना बेकार में तुम्हारे साथ हमें भी दंड मिलेगा। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए कहता है। ध्रुवा, आप चिंता मत करिए भैया, मृत्यु भी आ जाए तो भी मैं अपने चेहरे पर से ये मुखौटा नहीं हटाऊंगा। ये कहकर वो सब महल की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी उनके ठीक पास वाले एक गली में तीन लोग अपने चेहरे पर एक जैसा मुखौटा पहनकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ब्रज जैसा राजकुमार रंजीत ने कहा है, हम सबको वैसा ही करना होगा। आज रात जैसे भी हो हमें राजकुमार रुद्र को मारना होगा। ये सुनकर पास खड़ा आदमी उससे डरते हुए पूछता है। दिनार, अगर महाकाल आ गया तो? राजू डरते हुए, क्या करेंगे? ब्रज दृढ़ संकल्प के साथ, आ जाने दो, उसके आने से पहले हमें वो काम पूरा कर देना होगा जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। सोचो, इस छोटे से काम के लिए राजकुमार रंजीत हमें 3000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, जिससे हम हमारे परिवार को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। राजू बात को समझकर, हाँ बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ब्रज, अगर मेरी बात समझ आई तो रुके क्यों हो, चलो अभी से काम चालू कर देते हैं, चलो। इसके बाद वो सभी महल की ओर जाने लगते हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 300। अचानक। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। शाम का समय। जगह। राजकुमार रुद्र का कमरा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं राजकुमार रुद्र चुपचाप अपने कक्ष की खिड़की के पास खड़े होकर महल के सामने हो रहे भव्य विवाह भोज समारोह को देख रहे थे। अपने शाही परिधान में सजे उनके शाही रूप को शाम के सूरज की कोमल चमक ने और भी निखार दिया, जो हरे भरे प्रांगण में छाया डाल रहा था। उत्सव की आवाजें उनके कमरे तक गूंज रही थीं। संगीत, हंसी और बातचीत की गुनगुनाहट एक जीवंत सिम्फनी में घुल मिल गई थी। उनकी नजर महाराज वीरेंद्र और सेनापति भानुराज पर पड़ी। दोनों अपने शानदार शाही परिधानों में सजे हुए थे। उनकी उपस्थिति सम्मान का संकेत दे रही थी, क्योंकि वे आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। नीचे दूर दूर से राजा और गणमान्य व्यक्ति अपने परिवारों के साथ द्वार पर पहुंच रहे थे। प्रत्येक का स्वागत शालीनता और आतिथ्य के साथ किया गया। उनके पहनावे की भव्यता और उनकी रथों की भव्यता पहले से ही राजसी दृश्य को और भी भव्य बना रही थी। महाराज वीरेंद्र ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए और अधिकार के भाव के साथ आने वाले राजपरिवार को गले लगाया, जबकि सेनापति भानुराज उनके बगल में खड़े होकर औपचारिक रूप से झुककर स्वागत प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच प्रांगण के दूसरी ओर कल्याणी नंदिनी महल की दासियां के साथ स्वागत समारोह में अपनी भूमिका निभा रही थी। रुद्र ये सब देखकर मन ही मन सोचता है। रुद्र, संसार में जीने के लिए सभी को एक ना एक दिन सबके आगे झुकना पड़ता है। तभी कमरे के बाहर खड़ा होकर तक्ष मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक सुंदर पगड़ी पकड़े कमरे के अंदर आता है। तक्षराज, क्या देख रहे हैं राजकुमार? रुद्र तक्ष की ओर देखकर शांत भरे भाव से, देख रहा हूं कि ये वही रिश्तेदार हैं जो हमेशा हमारे पीठ पीछे हमारे विरुद्ध बातें और षड्यंत्र करते रहते हैं, पर जब कोई समारोह आयोजित हो तो यही रिश्तेदार मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ यहाँ आते हैं, मुफ्त का खाना खाने के लिए। तक्ष ये सुनकर मुस्कुराते हुए रुद्र के पास आकर कहता है। तक्षराज, हैरानी की बात है राजकुमार, आप ये जो बोली अभी बोल रहे हैं ये कभी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा था ही नहीं।
रुद्र शांत भरे भाव से समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है तक्षराज चेहरे पर मुस्कान रखे सही कहा आपने राजकुमार। इसके बाद तक्ष अपने हाथ में पकड़े पगड़ी को रुद्र को दिखाते हुए कहता है। तक्षराज राजकुमार इस पगड़ी के ऊपर आपको क्या कहना है? रुद्र उस पगड़ी की ओर देखकर सुंदर है, लगता नहीं ये यहाँ की बनी है। वैसे तक्ष तुम्हें ये पगड़ी कहाँ से मिली? तक्षराज मैं इसे अरब से लाया हूँ राजकुमार। मैंने सोचा था कि अगर कभी आपकी शादी हुई तो मैं इसे आपको उपहार में दूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आज होगा। रुद्र ये सुनकर मुस्कुराते हुए तक्ष के पास आकर कहता है। रुद्र अगर लाए ही हो तो पहना दो। इसके बाद तक्ष मुस्कुराते हुए रुद्र के सिर के ऊपर पगड़ी पहनाता है। तभी वहां वीर आकर रुद्र से कहता है। वीर राजकुमार रुद्र की जय हो, महाराज ने आपको राजमंच में बुलाया है, मेहमान आपके और रानी का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर रुद्र वीर के साथ वहां से जाने लगता है। तभी तक्ष खिड़की में से महल के बाहर सज धज कर खड़े हुए हाथियों की ओर देखता है जो कि आए हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। वहां शादी के बोझ को दो भव्य भागों में विभाजित किया गया था जो शाही परंपराओं और कार्यक्रम की समावेशी भावना दोनों को दर्शाता है। एक तरफ एक भव्य रूप से सजे हुए तंबू के नीचे पड़ोसी राज्यों के राजा रानी राजकुमार और शाही परिवार एक शानदार तरह में भोजन कर रहे थे। ऊपर शानदार कढ़ाई वाले मशाल लटके हुए थे और हवा धूप की खुशबू से भरी हुई थी। लंबी मेजें बेहतरीन रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी और अलंकृत चांदी के बर्तन मोमबत्ती की हल्की चमक में चमक रहे थे। नौकर शाही रसोइयों द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों से भरी थाली लेकर तेजी से लेकिन चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। राजघरानों ने एक दावत का आनंद लिया जिसमें दुर्लभ और विदेशी व्यंजन शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक को सटीकता और देखभाल के साथ परोसा गया था, जिसमें केसरयुक्त चावल से लेकर समृद्ध और मसालेदार व्यंजन को पूर्णता से पकाया गया था। पृष्ठभूमि में शास्त्रीय वाद्ययंत्रों से मधुर संगीत बज रहा था जो परिष्कार और भव्यता के माहौल को बढ़ा रहा था। मैदान के दूसरी तरफ आम लोग एक साधारण लेकिन फिर भी उत्सवी छतरी के नीचे बैठे थे। रसोई बड़े बड़े बर्तनों में खाना परोस रहे थे और पारंपरिक चंद्रपुर व्यंजनों की खुशबू हवा में फैल रही थी। इस अवसर के लिए बेहतरीन कपड़े पहने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को भरपूर मात्रा में भोजन परोसा गया। शाही थाली की तुलना में व्यंजन सरल थे लेकिन कम स्वादिष्ट नहीं थे। माहौल खुशनुमा और जीवंत था, लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और दावत का लुत्फ उठा रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती गई मैदान के दूसरी तरफ उत्सव की ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई, जहां दूर दूर से ग्रामीण एकत्र हुए थे। चमकीले रंग के पारंपरिक परिधान और जीवंत मुखौटे पहनकर उन्होंने अपने लोक नृत्य शुरू किए जो उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ढोल की लयबद्ध धड़कन हवा में गूंज रही थी, साथ ही बांसुरी और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुनें भी। नर्तक एक ही सुर में कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनके पैर जमीन पर थिरक रहे थे जिससे संगीत के साथ एक सुंदर सामंजस्य बन रहा था। प्रत्येक मुखौटे पर अद्वितीय कलाकृति थे जो विभिन्न पौराणिक प्राणियों या देवताओं का प्रतिनिधित्व करते थे, जो प्रदर्शन में एक रहस्यमय आभा जोड़ते थे। भोजन समाप्त करने के बाद एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी जो लोक नर्तकों के प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक थी। सभी क्षेत्रों के लोग खड़े थे या जमीन पर बैठे थे, कुछ ताल के साथ ताली बजा रहे थे, अन्य संगीत पर झूम रहे थे। नर्तकियों की तेज चाल और रंगीन वेशभूषा से मंत्रमुग्ध बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे और जयकार कर रहे थे। ग्रामीणों के नृत्य ऊर्जावान और अभिव्यंजक थे जो प्राचीन लोक कथाओं, प्रेम और वीरता की कहानियां बता रहे थे। माहौल जोश से भरा था और मैदान उत्साह, हंसी और खुशी से गूंज रहा था। रात उत्सव की भावना से जीवंत लग रही थी जो शाही समारोह और लोगों की सांस्कृतिक समृद्धि के बीच की खाई को पाट रही थी। वहां मंच पर राजकुमार रुद्र और भवानी अपने अपने सही आसन पर बैठकर उस समारोह को देख रहे थे। वहां ब्रह्मा भी अपने साथ आए हुए लड़कों के साथ लोक नृत्य में लगा था।
तभी भीड़ के भीतर खड़े होकर अनन्या ध्रुवा से कहती है, अनन्या लगता है ये तुम्हारे लिए नया है कृष्णा। ध्रुवा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल अनन्या जी, ऐसा दृश्य गांव में कम ही देखने मिलता है। ध्रुवा मन ही मन सोचता है, ध्रुवा कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा लगता है मानो यही स्वर्ग हो। ध्रुवा खुशी से मुस्कुरा रहा होता है कि तभी उसे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी ध्रुवा को ऐसे हर तरफ घूमता देख अनन्या उसे पूछती है, अनन्या क्या हुआ कृष्णा? ध्रुवा हैरान भरी नजरों से, कुछ नहीं अनन्या जी, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। ये कहकर वो अपने आसपास घूमकर देखने लगता है। ध्रुवा, आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मानो अभी कुछ ना कुछ। ध्रुवा आगे कुछ सोच पाता, अचानक से दूर पीछे से एक जोरदार धमाका होता है जिससे पूरा परिवेश गर्जित हो उठता है। जिससे ध्रुवा तेजी से अपने पीछे की ओर मुड़ता है, जहां धमाके से लोग चिल्लाकर वहां से दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहे थे।